हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और हम ये डिस्कस करने वाले हैं कौन सा लेसन कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहने वाली है। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा सिलेबस को लेके तो मैं वो सिलेबस का डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी फिजिक्स का जो सिलेबस है आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर रहता है और 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स की हमारी क्या देखने को मिलती है, थ्योरी देखने को मिलती है। और उसमें से जो 30 मार्क्स हैं उसमें प्रैक्टिकल हो गया, असाइनमेंट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो आज हम लोग थ्योरी की बात करने वाले हैं। देखो, क्लास 12th में जो सबसे पहला यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये लेसन कितने नंबर का है? 9 नंबर का है। और याद रखना, इसमें से हमेशा आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। 5 नंबर का एक लॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा और हर हाल में देखने को मिलेगा। अब देखो, इम्पोर्टेंट क्या है बात कर लेते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है, आपको पता भी है, चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, कोलम फोर्स क्या है, बिटवीन टू पॉइंट चार्ज यानी कि कोलम्स लॉ का इम्पोर्टेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए, एक्सियल पॉइंट के ऊपर क्या है और इक्वेटोरियल्स के ऊपर क्या है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस भी पता होनी चाहिए, चाहे वो इसकी एप्लीकेशन लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहे या फिर उसके बाद इनफाइनाइट प्लेन शीट रहे या यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल रहे इनसाइड और आउटसाइड। तो ये वाला जो सब यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब यूनिट से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमारे लिए रहने वाले हैं उनमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर्स क्या है और कैपेसिटेंस क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है इनका सीरीज और पैरेलल के केस में। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर्स क्या है, फ्री चार्ज क्या है और बॉन्ड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर क्या रहने वाला है। साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है। लेकिन आपसे मैं एक ये बात भी कर लेता हूँ कि अगर आपको पहला सब यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से आता है तो इस सब यूनिट को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन उन बच्चों के लिए जो स्किप करना चाहें, लेकिन ये भी आप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट बात करें, हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का देखने को मिलता है। और एक बात और भी मैं आपसे कर लेता हूँ कि देखो, इस बार ना सिलेबस हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। पहले बहुत ज़्यादा सिलेबस हुआ करता था, लास्ट ईयर से हमारा सिलेबस काफ़ी रिड्यूस है और ये सिलेबस जो है हम बड़े आसानी के साथ 3 से 4 महीने में इसको कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता होना चाहिए, करंट के साथ साथ आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होना चाहिए। उसके बाद ओम्स लॉ का पता होना चाहिए, उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए और साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन की बात कर लेते हैं। हमारे लिए नेक्स्ट लेसन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। 9 नंबर का लेसन है, यहाँ से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला सब यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बाइजेक्टिव लॉ पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, एम्पीयर सर्किट लॉ और उसकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे उसकी एक एप्लीकेशन है ना हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये पता होना चाहिए। और हमें स्ट्रेट सॉलिनॉइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या है, उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है। और उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए इसके सेकंड सब यूनिट के बारे में जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास सेकंड सब यूनिट में क्या रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल क्या है,
स्टार क्या है मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर, और उसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे मैग्नेटिक पैरा डाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें तो हमारे पास एक नया लेसन निकल के आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 9 नंबर का यहाँ से पेपर देखने को मिलेगा और यहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसमें सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे लॉज क्या है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इंड्यूस ईएमएफ और करंट क्या है, लेंज लॉ क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ तक भी इसको अच्छे से करते तब भी आपका काम बन सकता है। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे डिटेल में करना चाहते हैं तो फिर आपको इसका सेकंड सब यूनिट अल्टरनेटिंग करंट का भी पता होना चाहिए। जैसे अल्टरनेटिंग करंट में हो गया पीक आरएमएस वैल्यूज क्या होंगे, दोनों के केस में पता होना चाहिए। एसी करंट के बारे में भी पता होना चाहिए और वोल्टेज के ऊपर भी पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए इम्पीडेंस के बारे में पता होना चाहिए, रिएक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए और एलसीआर सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे लेसन यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट नंबर 5 में जो देखने को मिलता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स क्या है। यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ साथ में आपको एक एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है। और सबसे एमसीक्यू कहाँ से देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, यानी कि माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स गामा रेज क्या है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आप किसी भी कीमत पे इसको स्किप नहीं कर सकते। आगे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स में हमारा क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स 2 पार्ट में है, एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। रे ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास लेंसेज क्या है, लेंस मेकर फार्मूला क्या है, इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप का पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आता है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो वेव ऑप्टिक्स में क्या है, आपको पता होना चाहिए वेव फ्रंट क्या है, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन प्लेन वेव्स क्या है। उसके बाद आपको प्रूफ पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का हाइगेन प्रिंसिपल से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी आपको होना चाहिए और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ का भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको पता होना चाहिए डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट क्या होता है। तो ये अपने आप में 40 नंबर का लेसन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 14 मार्क्स का है, यहाँ से लॉन्ग आंसर भी देखने को मिलेगा, शॉर्ट आंसर भी देखने को मिलेगा और साथ साथ में यहाँ से एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग आगे चलें तो हमारे पास आगे यूनिट नंबर 7 आ रहा है जिसका नाम क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। अगर मैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या है, और उसके बाद पता होना चाहिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है, और उसके साथ साथ आपको वेव नेचर के बारे में भी पता होना चाहिए और डी ब्रॉगली रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। 4 नंबर का लेसन है, आप 2 से 3 दिन में इसको भी कवर अप कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आगे हमारे पास जो नया लेसन निकल के आया है उस लेसन का नाम है एटम्स एंड न्यूक्लाइड। अगर एटम एंड न्यूक्लाइड की बात करूं तो ये भी 2 सब यूनिट में है, एक हमारे पास एटम्स है और दूसरा हमारे पास न्यूक्लाई है। अगर हम एटम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल्स क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स क्या है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है, और इसके साथ हमें पता होना चाहिए एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। साथ में हमारे पास अगर सेकंड सब यूनिट की बात करें तो सेकंड है न्यूक्लाई। न्यूक्लाई का साइज कंपोजिशन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स मास एनर्जी रिलेशंस क्या है, और साथ साथ में आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बीच डिफरेंस भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट लेसन है और सबसे आखिरी लेसन है, ये हमारे पास देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेमीकंडक्टर्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ से जो देखने को मिलता है एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स देखने को मिलता है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के साथ साथ उसकी टाइप्स जैसे इंट्रिंसिक हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हो गया,
और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंसी के आगे फर्दर प्रोटोटाइप्स हैं, पी टाइप्स हो गया और एन टाइप्स हो गया। उसके साथ साथ आपको डिवाइसेस का पता होना चाहिए, जैसे पीएन जंक्शन डायोड्स हो गया, इसका फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, और इनकी एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर यानी कि इसकी भी टाइप्स का पता होनी चाहिए। इसका एक हाफ वेव रेक्टिफायर देखने को मिलता है और आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर देखने को मिलता है। ये था हमारे पास सिलेबस जो हमने एक एक करके डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस में कोई भी डाउट रहा होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और साथ साथ में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर अपने रिव्यू शेयर करेगा। और साथ साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बहुत जल्द मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ 11th-12th फिजिक्स का। तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव मिलेगी, बहुत अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे। किसी का भी कोई डाउट, कोई क्वेरी हुई तो वो अपने डाउट ज़रूर कमेंट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।